गर्ल्स चिराग की लो भी चैप्टर में नहीं था, लेकिन मिस ने कहा था हम पढ़ेंगे, शायद यही वजह है कि इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम मिस। पढ़ना है कि आपको में नहीं है, लेकिन इसे बहरहाल एक दफा पढ़ना है, ठीक है। जस्ट रीडिंग करते हैं ठीक है। तो हम उसको समझते हैं कि क्या है। बस 28 नंबर सफ़ा है। ये गुलाम अब्बास का एक अफसाना है जो 1909 में पैदा हुए थे। 1982 में इनका इंतकाल हुआ है। अफसाना निगारी में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओवरकोट, ओवरकोट आपको पता है वो वाला कोट होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है और पूरे ना बड़ा सा होता है, उसे हम ओवरकोट कहते हैं, जो कोट से, जिसकी आम कोट से लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। पटरी वो कह रहे हैं वो जो साइड पे ना वो जो पैदल चलने वालों के लिए जगह होती है। खरामा खरामा यानी आहिस्ता आहिस्ता। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता है, यानी उसका जो अंदाज था उससे लग रहा था कि वो फैशनेबल है, वो जदीद ज़माने का तौर तरीके जानता है। चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सलाई से बनाई गई हूँ, बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक अध खिला फूल अटका हुआ। यानी शरबती रंग का वो जो बिल्कुल ही शरबती सा रंग होता है, क्या होता है वो ब्राउन सा इस किस्म का सा जो रंग होता है, उसका एक फूल जो था गुलाब का उसने अपने कोट के ओवरकोट के जो काज था उसमें लगाया हुआ था। सर पर सब्ज फेल्ट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, जो उसने अपने सर पे जो टोपी पहनी हुई थी वो खास अंदाज से तिरछी सी रखी हुई थी। सफेद सिल्क का गुलूबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, यानी सिल्क एक कपड़ा होता है, उसका एक गुलूबंद यानी गले का जो कपड़ा एक होता है वो उसके गले के साथ लिपटा हुआ था। एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बैद की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी वो मजे में आके घुमाने लगता था। बैद एक वो होती है लकड़ी, एक होती है किस्म की, उसकी उसने छड़ी पकड़ी हुई थी और जब भी उसको जरा मजा आता एंजॉय करता तो वो उसे घुमाने लगता। ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज धात की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर इस नौजवान पर इसका कुछ असर मालूम नहीं होता था। तुंद यानी बहुत तेज हवा थी, जो बहुत अंदर चुभने वाली है, अंदर घुसने वाली हवा होती है जिसे कहते हैं, वो हवा थी। और वो तेज धात यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई धात नहीं होती जिसे इंसान की चीर फाड़ दे, यानी उसे इस तरह चुभन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी उस हवा से, यानी हवा की तेजी से आम लोगों को, वो सबका जिक्र करें। मगर इस नौजवान पर इसका कुछ असर मालूम नहीं होता था। लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज तेज कदम उठा रहे थे, मगर इसे इसकी जरूरत ना थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में इसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा हो। कड़कड़ाता जाड़ा बहुत सख्त जो सर्दी है, जाड़े सर्दी को कह रहे हैं, बहुत सख्त सर्दी में लोग जो थे वो तेज तेज कदम उठा रहे थे ताकि वो थोड़ा अपने आप को, आपको पता है जब तेज तेज चलते हैं तो थोड़ा हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, तो वो कर रहे थे, लेकिन इसे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था, यानी ऐसा गरूर तकब्बुर, ऐसा स्टाइल था उसका कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए इसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता कि वो सरपट यानी बहुत तेजी से जो तांगे वाले थे वो घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ आते थे, मगर वो छड़ी के इशारे से उन्हें मना कर देता था। एक खाली टैक्सी भी इसे देखकर रुकी, मगर इसने नो थैंक यू कहकर इसे भी टाल दिया। यानी एक खाली टैक्सी भी उसके करीब आई तो उसने उसे भी कहा कि नहीं बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, इसकी चोंचाली बढ़ती ही जाती थी। यानी जब वो माल के ज्यादा करीब बारौनक हिस्सा जब माल के बिल्कुल उसमें पहुंच गया तो उसकी चोंचाली यानी उसका जो शौकपन था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ रहा था। एक दफा वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगा, यानी एक मुंह से उसने उस अंदाज से सीटी बजाई जिसे धुन निकलने लगी, यानी किसी रक्स की जो कोई डांस नाचना उसकी कोई धुन थी वो निकालने लगा। एक दफा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया, यकबारगी एकदम से अचानक, कि इसने दौड़कर झूठ मूठ बोल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा है।
यानी उसने ऐसी खामखाई बस एक ऐसे ज़मीन से एकदम भागता हुआ बॉल उठाई और उसने बॉल देने की कोशिश की, यानी किसी की तरफ फेंकी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट का। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी। लॉरेंस गार्डन आपको पता है बागे जिना भी उसे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जगह है जहाँ जो सड़क जो थी वो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी। मगर इस वक्त शाम के धुंधलुके और सख्त कोहरे में इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि इसने उधर का रुख ना किया और सीधा चैरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। धुंधलुके यानी जो बिल्कुल ना कुछ रोशनी या कुछ अंधेरा है उसे कहते हैं, और सख्त कोहरे यानी बहुत शदीद सर्दी और ओस पड़ रही है और धुंध है, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि वो ऐसी बाग पर छाई हुई थी कि उस जो था उदासी महसूस हो रही थी। उसने उधर का रुख नहीं किया और चैरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। चैरिंग क्रॉस भी एक सड़क का नाम है। इसने अपना रुमाल निकाला जिसे जेब में रखने के बजाय इसने कोट की बाईं आस्तीन में उड़स रखा था, यानी उड़स रखा तो उसमें फंसाया हुआ था, और हल्के हल्के चेहरे पर फिराता कि कुछ कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता उसे चेहरे पर लगा रहा था रुमाल को कि अगर कोई गंध है तो वो साफ हो जाए। पास ही आप लोग अपनी आवाज मैम अपनी माइक को म्यूट करें। फातिमा को ऐड कर दें। जी बेटा मैम फातिमा को ऐड कर दें। कर लिया। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी के बगैर खेल में मसरूफ है, यानी उन्होंने खेल जारी रखा, मगर जब वो इंकपोर्ट है, इंकपोर्ट दे लोग अपनी आवाजों को म्यूट म्यूट करो। रास्ते में इसने अपना रुमाल पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से इनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक इसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ रहे, मगर जब वो बराबर तके ही चला गया, यानी मुसलसल देखता ही रहा, तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर यानी उन्हें अजीब शर्म सी आने लगी, और फिर वो अचानक गेंद संभालकर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए घास के इस टुकड़े ही से चले गए। तो वो उस जगह से चले गए। नौजवान की नज़र सिमट की एक खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। इस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। इसकी ये शिद्दत ना खुशगवार ना थी, यानी नापसंदीदा नहीं थी। माल रोड पर मोटरों और बाईसाइकिलों का तांता बंधा हुआ तो था ही, पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी, यानी मोटरसाइकिलें उस जमाने में मोटरसाइकिलों का तो रिवाज नहीं था। साइकिलें और मोटरें जो थी यानी गाड़ियां जो थी उनका बहुत ज़्यादा तांता बंधा हुआ था या मुसलसल आ जा रही थी। और पटरी पर यानी वो जो पैदल जो फुटपाथ था उस जहाँ उधर भी पैदल चलने वालों की कमी नहीं थी। इलावा से सड़क की दो रोया दुकानों में खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म था। दो रोया यानी दोनों तरफ जो दुकानें थी उनमें भी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था, यानी बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त हुई, चीज़ें बेची और खरीदी जा रही थी। जिन कम नसीबों को ना तफरीह तबाह की इस्तात थी, यानी जो बेचारे बदनसीब ऐसे थे जो अपनी जो तफरीह भी नहीं कर सकते, जो एंजॉय भी नहीं, यानी उनको बेचारों को ऐसा भी नहीं मौका इस्तात, यानी उनको ताकत हासिल नहीं थी, उनमें ये नहीं था ना खरीदो फरोख्त कीजिए, वो खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकते थे, सैर तफरीह भी नहीं कर सकते थे। तो वो दूर ही से खड़े खड़े इन तफरीह गाहों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से दिल बहला रहे थे, तो दूर से इन चीज़ों को देख रहे थे। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। जनो मर्द जन औरत को कहते हैं, मर्द मर्द यानी जो औरतें और आदमी जो है वहां से गुजर रहे थे उन्हें देख रहा था। इसकी नज़र इनके चेहरों से कहीं ज्यादा इनके लिबास पर पड़ती थी। इनमें हर वजह और हर तमाश के लोग थे। हर वजह यानी हर अंदाज के, और तमाश भी वही चीज़ है कि यानी हर वजह हर तौर तरीके के, हर रहन सहन मुख्तलिफ रहन सहन के लोग थे। बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तालबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू यानी जो क्लर्क होते हैं। ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे, हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक, जिन्हें नीलाम में खरीदा गया था। यानी सबने ओवरकोट पहने हुए थे, लंबे कोट ही पहने हुए थे। कराकली होता है एक जंगली बिल्ला होता है, उसकी खाल से बना हुआ कपड़ा होता है, वो बहुत बेशकीमत बहुत महंगा होता है। तो उस पे उस तरह के भी ओवरकोट पहने हुए थे, और आम जो बहुत सस्ता कपड़ा ये खाकी जो
फौजियों की तरह के कोट होते हैं जिन्हें लंडे में या पुराने उसमें खरीदा गया था, उस तरह के भी ओवरकोट थे। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था, यानी बहुत अच्छे कपड़े का उसका ओवरकोट था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। इसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीजें बड़ी नुमायां, बाहों यानी ये जो बाजुओं की, सिलवट कहीं नाम को नहीं, यानी कहीं भी कोई शिकन नहीं थी। बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए, यानी सींग के बटन थे जो चमक रहे थे। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी। इस तरह की अभी भी होता है, वो एक संदूकचा सा या एक उन्होंने थाल सा लिया हुआ होता है, उसमें वो ये चीजें इस किस्म की पान और सिगरेट वगैरह बेच रहे होते हैं। तो वो लेकर उसके पास आया। पान वाला, जनाब 10 का चेंज है। उसने उससे पूछा कि 10 का चेंज है? 10 की रेजगारी है, 10 रुपए का टूटा है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ला दूंगा, आपने क्या लेना है? नोट लेके भाग गया। तो अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूँ जो भाग जाऊंगा? उसने कहा कि मैं कोई चोर हूँ जो मैं भाग जाऊंगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? अब वो बेचारा इस चीज में था कि आपने क्या लेना है। नहीं नहीं, हम कुछ चेंज लाएंगे। लो ये कन्नी निकल आई, एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। ये कन्नी बहुत जो कम तरीन जो पैसे की थी कि सब उस ज़माने में इकन्नी, दुअन्नी इस किस्म के वो उसको कहा जाता था। तो उसको वो कह रहा है जो रेज़गारी की फॉर्म में होती है। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के कश लगाने लगा, यानी सिगरेट पीने लगा। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठिठरी हुई बेंच के नीचे इसके कदमों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। ठिठरी हुई यानी सर्दी से सताई हुई, तंग हुई। इसने उसे पिचकारा तो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी, यानी जब उसने उसे प्यार किया तो वो ऊपर आ गई, उसके पास बेंच के ऊपर आ गई। इसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा पोरिटल्स विल। अब ये इसका मतलब है बेचारी नन्ही सी जान। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटरी पर फिर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। ये 7 बज गए थे और वो पहले की तरह मटर गश्त यानी चलता हुआ, पैदल चलता हुआ जा रहा था। एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, यानी एक जो वो साज है जो यूरोपियन साज है वो बज रहा था। अंदर से कहीं ज्यादा बाहर लोगों का हजूम था, यानी अंदर से ज्यादा बाहर लोग मौजूद थे, भीड़ थी। इनमें मैम थोड़ा लाउड पढ़ाइए प्लीज। अच्छा, इनमें ज्यादातर मोटरों के ड्राइवर, कोचवान, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरे लिए खड़े थे, यानी वो लोग थे जो ड्राइवर थे, मोटरों के गाड़ियों के ड्राइवर थे, उनके मालकान अंदर थे। कोचवान जिस जो तांगे के जो चलाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं फल बेचने वाले, और जो जिनके फल बिक गए थे वो खाली टोकरे लिए खड़े थे। कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे, राहगीर रास्ता चलने वाले वो रुक गए थे। कुछ मजदूरी पेशा लोग थे जो मजदूर थे, और कुछ गदागर और कुछ मांगने वाले थे। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा जहाँ किताबें बिकती हैं। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वरक उल्टे, यानी उन्हें पलटे, इधर उधर पलट के उलट पलट के देखा। रिसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने इसकी तवज्जो को जज्ब किया। कालीन ये कारपेट जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी एक दुकान ने उसकी तवज्जो की, यानी उसको उसको अपनी तरफ मबजूल किया, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। मालिक दुकान ने जो एक लंबा सा चोगा पहने और सर पर कुलाह रखे था, गर्म जोशी से इसकी आवभगत की। मालिक दुकान यानी दुकान का जो मालिक था, चोगा एक किस्म की अबा होती है, बड़ा सा ना, सर्दियों में कपड़े पहने जाते हैं, उन्हें चोगा बोलते हैं। जिस तरह के ये कश्मीर और इस तरह के वहाँ के जो मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े का होता है वो बना हुआ कोट, लंबा सा लेकिन पैरों तक, और सर पर कुला यानी टोपी, सर पर कोई खास तरह की जो टोपी है वो रखी हुई थी। गर्म जोशी से इसकी आवभगत की, यानी इसे खुशामदीद कहा। जरा ये रानी कालीन देखना चाहता हूँ, उतारिए नहीं, यही देख लूंगा, क्या कीमत है इसकी? 1432 रुपए। उसने कहा कि रानी कालीन की कीमत जो है वो 1432 रुपए है। नौजवान ने अपनी भवों को सुकेड़ा, जिसका मतलब था ओह इतनी, यानी उसने अपनी जो भवें थी, भवें आपको पता है ये पलकों आंखों के ऊपर वो वाला जो हिस्सा होता है उसको जरा सुकेड़ा और कहा कि उसने यानी ये जाहिर करा था कि बहुत ज़्यादा है कीमत।
दुकानदार ने कहा पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सके या जितनी भी कमी कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक से देखिए, आप ही की दुकान है। 2-3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। इसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अधखिला फूल अटका अब वो हाईकोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद भी इसकी तबीयत की चोनचाली में कुछ फर्क नहीं आया था। यानी वो अभी भी वो मजे में उसी तरह मजे में चल रहा था। ना थकान महसूस हुई थी, ना उकतार, ना वो उकता रहा था और ना ही उसे थकान महसूस हुई थी। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियां कुछ छट सी गई थी, यानी कम हो गई थी और इनमें काफी फासला रहने लगा था। इसने अपनी बैट की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई और छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। वो सॉरी कहकर जमीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, इनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतिफ नहीं किया था। यानी किसी ने भी इस तवज्जो हासिल नहीं की थी। फिल हकीकत इसमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं। यानी हकीकत में इसमें कोई जाज़बियत नहीं थी, यानी कोई अपने आप में जज़्ब करने वाली बात नहीं थी, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से इसे सरोकार ही ना था। मगर अभी इसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे ढूंढती हुई मैक्लोड रोड की तरफ निकल गई। यानी एक लारी जो थी वो ईंटों से भरी हुई उसके पीछे से आई, बगोले की तरह बहुत तेजी से आई और उसने उसे ढूंढा, यानी उसे कुचल दिया और मैक्लोड रोड की तरफ निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी, यानी बहुत तेज जा चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचल गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था, यानी बेचारा आखिरी दम ले रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और इसे जैसे तैसे इसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी नमक भर जान बाकी थी, यानी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों के साथ उसे उसमें डाल के अस्पताल रवाना किया, अस्पताल भेजा गया और उस वक्त उसमें नमक भर यानी बिल्कुल थोड़ी सी मामूली जान अभी बाकी थी। इस अस्पताल के शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौ उम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। शोबा हादसा वो जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी वार्ड ना, उसे उन्होंने कहा कि वहाँ जो थे वो असिस्टेंट सर्जन जो थे मिस्टर खान और 2 जो 9 उम्र यानी कम उम्र नर्सें थी वहाँ, मिस शहनाज और मिस गुल। जिस वक्त इसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, स्ट्रेचर उस तख्ते को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो लेटा के मरीज को जिस पे लेके जाते हैं, ऑपरेशन रूम जहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजराहे दर्दमंदी इसकी सब स्ट्रैक हैट उठा के इसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। यानी उसकी जो हैट थी वो उसके सीने पर ऊपर रख दी थी उसके, ताकि कोई उसे गायब ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी आवाज में बोली, खूब बंधन के निकला था बेचारा, यानी बहुत तैयार होकर निकला था। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए, जराही जिसके जरिए ऐसी चीज़ें जो चेहरे पर पहन के वो ऑपरेशन करते हैं, जिन्होंने इनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, इसकी देखभाल में मसरूफ थे, यानी उसको ख्याल कर रहे थे। इसे संगमरमर की मेज़ पर लिटा दिया गया था। एक पत्थर होता है संगमरमर, उसकी मेज़ पर लिटा दिया था। इसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था, इसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी, जो उसने अपने बालों को जिस तरह सेट किया था वो अभी तक उसी तरह सेट थे। हादसे से इसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। उसके सर पे कोई फर्क नहीं, उसके बालों में कोई फर्क नहीं आया था, उसकी मांग उसी तरह मौजूद थी। अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफेद सिल्क का गुलूबंद इसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा, एकदम से देखा। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और जबानें बंद, यानी
जो आपके अंदर की जो कैफियत होती है, अंदर के जो बात चेहरे से वो नुमायाँ हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि चेहरे पर उनके ऐसे नकाब चढ़े हुए थे और उनकी ज़बानें जो थी वो बंद थी, वो सिर्फ हाथ हरकत कर रहे थे। नौजवान के गुलूबंद के नीचे नेकटाई और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज ही नहीं थी। नेकटाई जिसे हम टाई भी कहते हैं, तो वो और कॉलर भी नहीं था, बल्कि क्या था कि सिरे से कमीज ही नहीं थी, उसके नीचे कोई कमीज उसने नहीं पहनी हुई थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। यानी पुराना ऊनी स्वेटर था जिसमें बड़े बड़े सुराख बने हुए थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नजर आ रहा था। यानी स्वेटर से भी ज्यादा जो था वो मैला कुचैला और पुराना एक बनियान था। नौजवान सिल्क के गुलूबंद को कुछ इस ढंग से गले पर लपेटे रखता था कि इसका सारा सीना छुपा रहता था। उसने इस अंदाज से गुलूबंद को लपेटा हुआ था कि आगे से पता नहीं चल रहा था कि नीचे कुछ नहीं है। इसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। मैल की तहें यानी बेइंतहा मैल कुचैल था। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई। पतलून को पेटी की बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नकटाई होगी, खूब कस के बांधा गया था। धज्जी होता है कतरन, कोई एक लंबा कोई कपड़ा सा होगा, फटा पुराना पुराना कपड़ा, तो उससे उसकी जो थी वो उससे उसे बांधा गया था। बांधा गया था। यानी उससे वो जो थी वो टाई जो थी, उसकी जो टाई थी, अब वो कभी पुराने जमाने में वो धज्जी जो होगी, वो कतरन जो होगी, वो टाई रही होगी। बटन और बक्सुए गायब थे, यानी कोई बटन नहीं लगे हुए थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था, यानी कपड़ा फट गया था, चेपा था और कई जगह खोंचे भी लगी थी। यानी उनमें जा बजा जो है वो ऐसा फटा हुआ लग रहा था। मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे, इसलिए लोगों की इन पर नजर नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं। बूट और जुराबों की दफा। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी दोनों जुराबें एक जैसी नहीं थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थी, इस कदर के इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थी। बिलाशुबा इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था, यानी वो मर चुका था। इसका जिस्म संगमरमर की मेज पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा जो पहले छत पे सेम था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और इसके साथ रूह की इस बरहनगी ने इसे खजिल कर दिया था। खजिल कर दिया यानी उसे शर्मिंदा कर दिया है कि जब वो सब कुछ उसका नजर आ गया, उसकी हकीकत जो थी, वो जो उसने छुपाई हुई थी अपनी हकीकत, वो उसकी ज़ाहिर हो गई। तो वो मरने के बाद जो है वो बेचारे ने अपना चेहरा, यानी उन्होंने उसको इस तरह बयान किया है कि उसने अपना चेहरा जो है शर्मिंदगी की वजह से दीवार की तरफ कर लिया था और वो अपने हम जिनसों से आंखें चुरा रहा था, यानी अपने जैसे लोगों से, अपने जो सेंस के लोग थे उनसे आंखें चुरा रहा था। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई वो ये थी: एक छोटा सा स्याह कंघा, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तहार जो मटर गश्त के दौरान में इश्तहार बांटने वालों ने इसके हाथ में थमा दिए थे और इसने मैम ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। अफसोस कि इसके मैम पैर की छड़ी। जी बेटा। मैम वो तहरीम तारे को इन कर ले, वो बार बार कह रही है। जी बेटा कर रही हूँ। आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं? लेट नहीं आए थे, ये सारे हम सबकी एंड हो गई थी लेक्चर। सिलेक्ट हो जाता है बार बार। दौरान में कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल ना थी, यानी इसमें उसका वो नहीं था, हिस्सा नहीं था। वो बैठ की छड़ी गुम हो गई थी। बुनियादी तौर पे इस अफसाने से वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क होता है। वो बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहे होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। इस चीज़ में उन्होंने लोगों की मुनाफिकत और इस चीज़ को बयान करने की कोशिश की है इस कहानी में। बहरहाल ये हमारे इस वक्त स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बहुत अच्छी कहानी थी।
हम्म।